इंटीग्रल कैलकुलस। अब प्रोसेस ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है। 12th क्लास में जो चैप्टर था डेरिवेटिव वाला, उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये हमने पहले नहीं किया ना सर? पहले शायद नहीं करा। पहले नहीं किया शायद। डेरिवेटिव तो शायद मैंने बताया होगा, मैट्रिक्स वगैरह, डिटरमिनेंट, ये सारी चीजें तो हो गई थी हमारी। dy/dx वो तो बताया था, हाँ डेरिवेटिव जी, कैसे निकालते हैं। बस ठीक है, फिर याद आ जाएगा वो। बस उसके जस्ट बाद से इंटीग्रेशन चलता है। करा था ये मैंने खुद ही, बट ठीक से नहीं हो पाया था। कोई नहीं, अब पूरा करेंगे। और प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहो या इसको इंटीग्रेशन कहो, एक ही बात है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के तरीके को कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। और इसका एक दूसरा नाम भी है प्रिमिटिव। मैं लिख देता हूं, उसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, आपको इसका d/dx करना है, तो क्या आएगा? 2x आएगा। हाँ जी। डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है x की पावर n, इसको लिखता है n x की पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x और कांस्टेंट का 0 होता है। फिर इसके बाद अगर d/dx निकाला जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, तो इसका एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का फिर 0। ऐसे ही आप करते करते कुछ भी कांस्टेंट रखो यहाँ जी, हाँ जी, वो हमेशा 2x ही आएगा। ठीक है। और ये जो ये आया हमारा राइट साइड में, अगर देखें इसको बोलेंगे डेरिवेटिव, ये डेरिवेशन करके आया, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। और इसको एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, तो 2x क्या हुआ? डेरिवेटिव। और इसका प्रिमिटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इससे ये बात, हाँ जी पूछो। इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब पूछ लेंगे ना, जैसे इसमें ये है तो क्या डेरिवेटिव है और क्या प्रिमिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से ये सांप की तरह होता है इंटीग्रेशन। और अगर 2x का करेंगे इंटीग्रेशन तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो यहां से उल्टा करना है बस। 2x का हमने क्या करा था? एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशियल क्या था? डेरिवेटिव था 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस है। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्यों लगाया ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी का अगर डिफरेंशियल करते हो तो 2x ही आएगा, कुछ भी कांस्टेंट हो। तो इसलिए जनरली ये कांस्टेंट जोड़ देते हैं कि भाई पता नहीं क्या रहा होगा, 1 2 3 या सी कुछ भी। तो हमेशा जब भी हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं तो सी लगा देते हैं। ये दिखाता है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो अनिश्चित है, यानी कि इनडेफिनिट है। दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। शुरू में हम इनडेफिनिट पढ़ेंगे और बाद में डेफिनिट पढ़ेंगे। तो डेफिनिट का मतलब जिसका मान, जिसका वैल्यू, जिसका जो आंसर है वो सिर्फ एक शब्द में आए, एक अंक में आए। जैसे 7 या 100 आ गया या k आ गया, ये कांस्टेंट है। और जिसका फिक्स ना हो उसको इनडेफिनिट कहते हैं। तो देखो यहाँ कोई फिक्स थोड़ा ही है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब भी इंटीग्रेशन वेरिएबल की टर्म में आए तो इनडेफिनिट, कांस्टेंट की टर्म में आए तो डेफिनिट। और ये सी का रहस्य पता चला क्यों लगाया, ये ऐसे लगाया। 2x डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन। तो जनरली अगर हम दिखाएं तो जनरली ऐसे दिखा सकते हैं, इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल्स टू, सपोज इंटीग्रेशन करके कुछ आता है 5x प्लस सी। बस ये इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। अब इंटीग्रेशन पढ़ते ही क्यों है? इंटीग्रेशन पढ़ने के 3-4 रीजन है। पहला रीजन है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। सर एक बात पूछनी थी। जैसे हम डिफरेंशियल निकालते हैं x की पावर n का, तो उसका एक फॉर्मूला आता है x n की पावर n प्लस 1। तो ऐसे इंटीग्रेशन का भी होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिख देता हूँ अभी।
देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जनरली x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, जो हमने ये x की पावर वाला करा तो वो ऐसे ही हुआ, जैसे मान लो आप 2x का करोगे तो 2 को बाहर ले लोगे, x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2, और ये 2 तो रखा ही है, तो क्या होगा x² + c रख देंगे। याद आ गया। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज पकड़ आ जाएंगी, क्योंकि जब कोई चीज एक बार सीख लेते हैं ना, तो भले ही वो रिवीजन ना हो उसका, लेकिन याद तो आ ही जाती। हाँ जी। एरिया अंडर द कर्व, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने छोटी छोटी शेप पढ़ी हुई है, रेक्टेंगल या सर्कल या स्क्वायर, इनके एरिया जानते हो, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे 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 कर दूं तो एरिया थोड़ा ही निकलेगा इसका। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आया इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, आपको इसके अंडर का जितना भी एरिया है वो सारा पता करना है, कोई शेप तो डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। x = a से b तक का इंटीग्रेशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मान लो आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 से मान लो कोई लिमिट है, ये पाई है या ये π/3 π/2 है, या ऐसा मान लो ये π/2 है और ये पाई है, तो क्या करेंगे, फंक्शन जो भी है, ये फंक्शन अभी नहीं बता रहा मैं क्या है, 0 to π/2 इंटीग्रेशन कर देंगे और π/2 to पाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से एरिया अंडर कर्व निकालने में इंटीग्रेशन का यूज होता है। दूसरी बात है टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी और वेलोसिटी, ये फिजिक्स का है, फ्रॉम एक्सेलरेशन। देखो मान लो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ में हो, dx/dt। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, तो देखो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन और d/dt क्या होता है, डिफरेंशियल, दोनों साथ में आएंगे, और मैंने अभी क्या बता रखा था, दोनों उल्टे होते हैं, तो जब दोनों उल्टी चीजें एक दूसरे के साथ में आए तो एक दूसरे को खत्म कर देंगी ना, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा बस x। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वेलोसिटी से x यानी डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया। ठीक ऐसे ही आप एक्सेलरेशन यानी जो a होता है एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है d²x/dt², तो इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें तो ये मिल जाएगा वेलोसिटी, यानी कि इसका एक इंटीग्रेशन कैंसिल, एक डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन से, बचेगा dx/dt, यानी वेलोसिटी निकाल दी एक्सेलरेशन से। अब इसका तीसरा पॉइंट, टू फाइंड फैमिली ऑफ कर्व, टू फाइंड फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व को ही बेसिकली इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का एक सिनोनिम ये भी है, एंटी डेरिवेटिव सीख लिया, प्रिमिटिव सीख लिया और फैमिली ऑफ कर्व, इसका मतलब भी इंटीग्रेशन है। देखो कैसे, मान लो ये कोई इंटीग्रेशन आया, अभी जो निकाला था हमने x² + c, ठीक है, ये अगर आप c की जगह पे 0 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, y = x², और ये तो पैराबोला होता है ये वाला। अगर आप c की जगह पे 1 पुट कर दो तो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² + 1, तो ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा वैसे। फिर आपने c की वैल्यू 2 पुट कर दी तो y की वैल्यू आ जाएगी x² + 2, तो थोड़ा और ऊपर से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें कोई एक सर्टेन कर्व नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा फैमिली ऑफ कर्व, और ये नीचे से भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे कर्व बन जाएंगे। c की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। हाँ जी, c की वैल्यू पर डिपेंड करेगा सर, हाँ कर्व c की कैसे वैल्यू बना। वेरी करती जाएगी और वैसे वैसे बहुत सारे कर्व बन जाएंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व को फाइंड करने के लिए। अब इसके कुछ रिजल्ट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। रिजल्ट सबसे पहला है d/dx
इंटीग्रेशन fx अगर कहीं लिखा हो तो आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, fx। अभी सीखा था। ये चीजें, ये साइन ना आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही है, पहले ये जो इसका साइन है इसके बाद भी लिखते हैं बहुत से dy/dx। जी बिल्कुल, कई क्वेश्चन में होता है आगे पीछे, जो आगे पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम तो उसमें आगे पीछे होते हैं, तो वो एक ही बात। तो अगर कुछ कांस्टेंट हो तो उसको साइड में रख लेते हैं, जैसे अभी 2x का करा था हमने। नंबर 3, अगर एडिशन में दो फंक्शन है तो उनका अलग अलग उनको लेके इंटीग्रेशन कर देंगे। fx + y dx। सेम ऐसे ही माइनस में होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, अब है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये इंटीग्रेशन है और f और g, fx और gx दो फंक्शन है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें शायद एक को रखते हैं फिर दूसरे का होता है, दूसरे प्लस दूसरे को रखते हैं, ऐसा कुछ था ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले को रख लिया और दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव फिर दूसरे को एज इट इज रख दिया। इसका पांचवा रिजल्ट a की पावर x dx, इसको लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है, मैं प्रूफ भी करवा दूंगा इसका। अगर देखो बेस में कांस्टेंट हो, a क्या है यहाँ कांस्टेंट और x है वेरिएबल, ठीक है। अब तक क्या बताया था मैंने कि x की पावर n का कर दिया इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1। मान लो x की पावर 3 है तो आप क्या कर दोगे 4/4 x की पावर। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ वेरिएबल चला गया पावर में और पावर आई बेस में, यानी कि कांस्टेंट है बेस, तो इसमें क्या करेंगे a की पावर x अपॉन log a प्लस कांस्टेंट c। अब ये कहां से आया अचानक, इसका कारण ये, इसका रीजन क्या है, अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे ना तो आपको यही मिलेगा। देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। देखो a की पावर x log a, इसका डिफरेंशियल करते हैं। सबसे पहले देखो डिफरेंशियल, ये जो अपलॉग a है ना कांस्टेंट है, तो इसको पहले अलग लिख लिया। अब आपको डिफरेंशियल करना है a की पावर x का, यानी कि बस ऐसा समझ लो कि y इक्वल्स टू a की पावर x दिया हुआ है, आपको dy/dx फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये मेथड जो होता है वो है, इसमें क्या होता है ऐसी कंडीशन में लॉग लिया जाता है दोनों साइड का। पहले दोनों साइड का लॉग ले लिया, ये हो जाएगा log a की पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं x log a, ठीक है ना, log की प्रॉपर्टी है x log a लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशियल कर दो 1/y और क्या आ जाएगा dy/dx, और इसका डिफरेंशियल करेंगे log a तो कांस्टेंट है और x का क्या आ जाएगा 1, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू y इंटू log a, ठीक है जी। और अपॉन में क्या था log a था, तो ये कैंसिल हो गया और y की वैल्यू क्या थी a की पावर x। समझ आ गया होगा? ठीक है। देखो इसका डिफरेंशियल करके क्या आया ये, तो इसका इंटीग्रेशन करके क्या आएगा ये a की पावर x अपॉन log a। ठीक है। आप 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा डीजे का कार्यक्रम है।
देखो आवाज आ रही है? हाँ जी सर। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं बिल्कुल इसी मेथड से जो मैंने बताया था। सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस हो गया काम, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो दोनों का। अब ये तो वही फॉर्म बन गई ना a की पावर x वाली। हाँ जी, तो क्या a हो की जाएगा? पावर x। हाँ, a की पावर x और log a। ऐसे हो जाएगा। बस ये इसका आंसर, प्लस कांस्टेंट c भी लगा। ये समझ आ गया? ठीक है सर। हाँ जी। चलो एक ट्राई करके देखो आप। ये 5 log x है ना सर? हाँ जी, e की पावर 5 log x। हाँ 5 log x, 4 log x, 3 log x और 2 log x। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है एग्जाम। ये दोनों मतलब ऐसे हो जाएंगे ना, e की पावर दोनों के मतलब e की पावर log 5 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस 2 log x, फिर कैसे होगा सर? देखो ये प्रॉपर्टी होती है एक, जो 5 है ना पावर में चला जाएगा x की, ऐसे हो जाएगा log x की पावर 5। अच्छा, तभी तो गड़बड़ हुआ है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। आया था शायद ये क्वेश्चन, जी, या इस और टाइप का कुछ आया था। e की पावर में है तो e की पावर log fx का भी फॉर्मूला होता है। e की पावर log fx इज इक्वल्स टू होता है fx। तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2। 2। अब ऊपर से पावर 2 को कॉमन ले लो तो बच जाएगा x की पावर 3, x की पावर 2 और अपॉन x माइनस 1, इतना बचेगा। ऊपर और नीचे दोनों से x की पावर 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब ऊपर से एक चीज और कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 2 दोबारा कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा x माइनस 1 और यहाँ बचेगा x माइनस 1, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो रह जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होता है? x प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है जी। अरे सर इतने इजी क्वेश्चन है ये, तो मैं हाँ, तो सब छोड़ आई थी। बस वही है, इस बार मत छोड़ना। इनकी और छोड़ समझ ही नहीं आ रहा था। बस प्रैक्टिस के, थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस में ना ऐसा ही होता है। इस बार आप पूरा करके आओगे। देखो इसका एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है ax प्लस b की पावर n का, तो इसका कुछ ऐसा रास्ता तो लग नहीं रहा कि अलग अलग है, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा या कुछ और लग जाएगा। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन दिखे तो अंदर वाले को t मान लो। t मान के डेरिवेटिव कर दो, तो a का क्या हो जाएगा? a तो a ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, और b का हो जाएगा 0, तो सिर्फ a बचा हमारे पास, और राइट साइड में है t, तो ये हो जाएगा dt बाई dx। तो इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे कि dt इक्वल्स टू a dx, या अगर ऐसे लिखे, चलो इस लाइन को हटाओ, dx इक्वल्स टू dt अपॉन a। dx इक्वल्स टू dt अपॉन a, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, पूरे को, क्योंकि हमने t मान लिया था तो t में ही सबको कन्वर्ट करना है। तो जब इसकी जगह t मान लिया तो क्या हो जाएगा? t की पावर n, और dx की जगह क्या हो जाएगा? dt अपॉन a। तो 1 अपॉन a को तो बाहर ले लो। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। t की पावर n का डायरेक्ट t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c।
और ये है 1/a। बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के वैल्यू बाद जो आपने t मान लिया था ना उसको वापस कर देंगे, वापस रख देंगे, वैल्यू रख देंगे बस आंसर। ये आ जाएगा t की जगह पे ax प्लस b, और ये आएगा n+1, तो ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कांस्टेंट c, बस ये आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का कमाल है। देखो आगे बढ़ते, इसकी एक्सरसाइज का सर पीडीएफ भेजना पड़ेगा आपको मुझे। पीडीएफ भेज दूंगा, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ भी अगर कुछ ऐसा मिला, मतलब जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है ना आप वो। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भेज दूंगा मैं, बिल्कुल सही बात। अब सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं जो बने हुए हैं सब्स्टिट्यूशन से, आपको ध्यान रखना है। 10x का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस कांस्टेंट c। cot x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, इसके भी डेरिवेशन है, लेकिन ज्यादा डेरिवेशन करके तो सिलेबस छूट जाएगा, जो काम के वही करा दूंगा। log sin x प्लस c। जी, sec x dx का होता है log sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट c। cosec x dx का होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। एक इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है cosec x dx का, ये भी होता है log 10x/2 प्लस कांस्टेंट c, 10x/2 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके 4-5। अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, सब्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड है। a की पावर 2x प्लस 9 dx। सिंपल फॉर्मूला ही लगेगा सर इसमें। हाँ, सिंपल लग जाता फॉर्मूला, लेकिन ऊपर भी वेरिएबल आ गए तो इसलिए t मानना पड़ेगा उसको, 2x प्लस 9। ठीक है, फिर उसके फिर वैल्यू रख देंगे। बिल्कुल, फिर सबको t में कन्वर्ट करो और a की पावर t का फॉर्मूला लग जाएगा, वही जो हमने करा था। dt इक्वल टू x dx आएगा ना सर? dt इक्वल्स टू x dx। देखो, अगर 2x प्लस 9 को हमने t लेट कर लिया तो ये आ जाएगा 2, और बाकी सब तो इसका 1 हो जाएगा, 9 का 0, तो इक्वल्स टू dt। ठीक है, हाँ सॉरी dt इक्वल टू 2dx। जी, dx इक्वल्स टू आएगा, जब dx निकालेंगे तो dt अपॉन 2 आएगा, क्योंकि आपको dx को खत्म करना है, तो इसकी जगह पे लिखोगे dt अपॉन 2 को बाहर लिख दो, और ये है a की पावर t। अब ये बना आपका फॉर्मूला। ये तो पढ़ी रखा है ना, क्या होता है a की पावर t log a, और t की जगह जो आपने रखा था वो वापस रख दो, 2x प्लस 9 अपॉन log a प्लस कांस्टेंट c। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, ज्यादा ही लग रहा। बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वो 12th वाला ही कर लिया ना आपने पीडीएफ, तो उसी से काम हो जाएगा, काफी सारे उसमें भी अलग अलग एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। 12th बेस तक ही तो आएगा सर, बीएससी का हाँ भी जी, आएगा। बिल्कुल, बीएससी के कुछ टॉपिक हैं जो इंटीग्रेशन को आसान कर देते हैं, वो बता दूंगा, क्योंकि 12th तक का सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप बीएससी तक का पढ़ोगे ना तो आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा पता होंगी, 4 तरीके ज्यादा पता होंगे इंटीग्रेशन फाइंड करने के। ठीक है, देखो, ये एक टाइप है सब्स्टिट्यूशन की, इसमें बहुत सारा काम हो जाएगा इससे।
पहली टाइप है इसकी, अगर ये जो पावर है ना m और n, अगर m और n जो पावर है वो अगर m ओड हो तो आप क्या करोगे, तो cos x को t मानना है, तो cos x को t लेट करना है, तब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे बड़े आराम से। फिर दूसरी चीज, अगर n ओड हो, अगर cos x की जो पावर है वो ओड हो तो दूसरे को मानेंगे हम। फिर क्या करेंगे, sin x को t मान लेंगे। इन पे मैं बेस्ड एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। जब दोनों ही ओड हो, m और n दोनों ओड हो, तो क्या होगा, तो फिर आप किसी को मान सकते हो, चूज एनीवन, दोनों में से किसी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों इवन हो, दोनों अगर इवन है तो इसको करेंगे डी मोवियर थ्योरम से, जो आगे चर्चा करेंगे जिसकी, डी मोवियर थ्योरम। अभी पहली 2 या 3 टाइप के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin x cos क्यूब x dx, तो बताओ कौन सी टाइप लगेगी इसमें। पहले वाला पावर होता है m, दूसरे वाला पावर होता है n। सेकंड टाइप लगेगी सर, n सेकंड ओड है वाली ना। लगेगी, बिल्कुल ठीक है। और sin x को मान लेंगे t, तो देखो क्या करेंगे, जब sin x को t मान लेंगे तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, और dt बाई dx करेंगे तो dx यहाँ आ जाएगा, तो dx को हटाएंगे क्या आ जाएगा, dt अपॉन cos x, ठीक है यहाँ तक। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने, अच्छा sin x को मान लिया ना, चलो इसको t रख दो, sin x की जगह क्या रख दिया, t, और cos x dx, ठीक है। इसको फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको भी t के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना सर। हाँ एक चीज करी हमने इसमें गड़बड़ कि यहाँ पे जो sin x की पावर है ना, वैसे तो ठीक जा रहा है क्वेश्चन हमारा, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा दोनों ही ओड है, हाँ सही कह रहे हैं, m और m, ठीक है, तीसरा टाइप का है। तो हमने ये कर दिया, तो इससे भी करेंगे, कोई बात नहीं। देखो sin x को t मान लिया, अब क्या कर सकते हैं, cos x को हटाना है यहाँ से, तो cos x को कैसे हटाएंगे, देखो सबसे पहले तो dx की जगह जब आप पुट करोगे, पहले तो लिख दो इसको ऐसे, cos क्यूब x, dx की जगह पुट करेंगे dt अपॉन cos x, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, t cos स्क्वायर x dt। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, t की फॉर्म में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और अब इंटीग्रेशन करना आसान है, t माइनस टी क्यूब हो जाएगा, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये बनेगा t की पावर 2/2 और t की पावर 4/4, ठीक है जी। और t को क्या मान रखा था, sin x, तो उसको वापस रख दिया, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x/2, फिर sin की पावर 4x/4 प्लस कांस्टेंट c, ये हो जाएगा। तो ये उससे थर्ड वाले से फिर सर दोनों को ही मानते कुछ। हाँ थर्ड वाले में कोई भी ले सकते हैं आप, cos x को मान लेते हैं, उससे भी हो जाता, उससे बल्कि ज्यादा आसान होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx, इसको आप खुद से ट्राई करो। ये है फर्स्ट टाइप वाला, अगर m ओड है, जिसके ऊपर ओड है ना, उससे दूसरे वाले को t मानना है बस। sin क्यूब x cos स्क्वायर x जी, dx, cos x को t मान लेंगे।
कॉस का साइन माइनस साइन एक्स होता था ना सर, भूल गई मैं तो। हाँ जी, माइनस साइन एक्स। तो dx आ गया यहाँ से माइनस साइन एक्स अपॉन dt। जी, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो देखो क्या करेंगे, साइन की पावर 3 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और cos को t मान लिया तो t स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह रख देंगे या आप dx की जगह ना रखो तो ऐसे ही देख लो, ऐसे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इसको लिख सकते हो आप sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो। हमने कर दिया, अब sin x dx की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, माइनस dt। माइनस dt, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर और माइनस dt। लेकिन अभी भी मजा नहीं आया, क्योंकि पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में होगा, दो वेरिएबल में करना तो बीएससी में सीखते हैं, वो भी फाइनल में एनालाइज, जो एनालाइज वाली वो बुक आती है उसमें। तो यहाँ तो नहीं चलेगा, हम इसको एक वेरिएबल में करेंगे और कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने किसको टी माना था, cos x को। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जैसे पहले करा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको कर देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस डी टी। तो माइनस से क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा सबका, ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 2 और डी टी। तो टी की पावर 5/5 और टी की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट सी। तो क्या हो जाएगा, देखो बस जो टी की वैल्यू थी वो वापस रख दो, टी की जगह क्या रख दोगे आप, cos x। ये काम हो जाएगा, cos 5x अपॉन 5 माइनस cos 2x अपॉन 3 प्लस c। करेक्ट, अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c, ये आ जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको ट्राई करने हैं और उसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, उनको ट्राई करना है। उसकी पहली 2 या 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी आपकी, इतने पढ़ाने से ही। प्रैक्टिस तो सर मेरी तो सासू माँ पीछे पड़ी हुई हैं आपकी बार, उन्होंने मुझे ज्यादा ही वो कर दिया। अच्छी बात है, आपको मोटिवेशन तो मिलता है, नहीं तो ज्यादातर ऐसी होती है कि इस चीज के तो खिलाफ रहती है। अरे मैं हमारे वहाँ पे ना, ये लास्ट टाइम पे इन्होंने यहाँ इधर गोवा का रिजर्वेशन करा लिया था तो नहीं पढ़ पाई थी, और जब तक लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ती ना तो मेरा पेपर अच्छा नहीं जाता सर। तो इनको जो है ना वहाँ पे 3-4 लोगों का आ गया है, एक तो बहू का ही आया है, तो वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, 3-4 लोगों का कलेक्शन हो गया है वहाँ। इस बार आपका भी हो जाएगा। देखो ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी मेथड पे है। यहाँ अगर cos x नहीं दिख रहा ना तो cos x को मान लेना उसकी पावर 0। यहाँ अगर साइन नहीं दिख रहा आपको तो sin x की पावर 0 मान लेना, और बिल्कुल सेम इसी मेथड से हो जाएंगे। और बाकी मैं जो पीडीएफ सेंड करूंगा उसकी आप करना 7.1 और 7.2 दो एक्सरसाइज ट्राई करना। तो ये cos x की पावर 0 है तो फिर इसमें t किसको मानेंगे, देखो तो फिर 5 है ना, sin x की पावर ओड है तो cos x को t मान लेंगे। और यहाँ cos x की पावर ओड है तो sin x को t मान लेंगे। यहाँ cos x की पावर ओड है तो sin x को t मान लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, इनको ट्राई करना और 7.12 कंप्लीट कर लेना। जो डाउट होंगे अगली क्लास में पूछ लेना। सर पीडीएफ भेज देना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल।